कैसे आप सब लोग। आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका आयुष्मान शर्मा इंग्लिश क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। और लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने सिनोनिम्स को डिस्कस किया था। सेम आज के लेक्चर में भी हम लोग सिनोनिम्स को ही डिस्कस करेंगे। ये वोकेबलरी प्रीवियस ईयर सीरीज़ चल रही है आपकी, जिसमें हम प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। एसएससी के बहुत सारे एग्जाम्स में अलग अलग जो आते हैं, सीजीएल के, सीपीयू के, एमटीएस के, सीएचएसएल के या फिर स्टेनोग्राफर के। और ये सारी वोकैब बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है 2024 में आने वाले हर एक उस एग्ज़ाम के लिए जो एसएससी कंडक्ट कराता है, जिसमें इंग्लिश का पोर्शन आता है। जैसे चाहे सीजीएल का हो, सीएचएसएल का हो, एमटीएस का हो, सीपीयू का हो या स्टेनोग्राफर का हो। ठीक है, तो इन सारे एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वोकेबलरी की सीरीज चल रही प्रीवियस ईयर की। मैं आशा करता हूँ आप लोग सारे देख रहे होंगे, एक एक लेक्चर को ध्यान से देखें और बहुत डिटेल में सीखें वोकैब को। और जो भी आपके डाउट्स वगैरह हो उसे आप प्लीज़ कमेंट करके बताएं। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला वर्ड हमारे सामने कौन सा आता है। द वेरी फर्स्ट वर्ड इज़ प्रोडिगल। प्रोडिगल। अब प्रोडिगल माने क्या होता है? प्रोडिगल माने होता है खर्चीला। एक ऐसा व्यक्ति होता है जो बहुत खर्चा करता है ना, उसको कहते हैं प्रोडिगल। इसको आप मतलब फिजूल खर्ची भी कह सकते हो, खर्चीला भी कह सकते हो, जो भी है। अब आपको इसका सिनोनिम बताना है। डिस्कशन में एंटोनिम भी आ सकते हैं, लेकिन फोकस किस पे करना है? सिनोनिम पे। प्रोडिगल माने क्या हो गया? खर्चीला, फिजूल खर्ची या अति व्ययी। अति व्ययी। व्यय माने होता है खर्च करना और अति मतलब बहुत ज़्यादा, तो बहुत ज़्यादा खर्चीला, अति व्ययी। अब देखते हैं इसका सेम मीनिंग कौन है जो दे रहा है। ह्यूज। ह्यूज का मतलब होता है बड़ा, विशाल, बहुत बड़ा। कहते हैं ना, इट्स अ ह्यूज जाइंट पर्सन, ह्यूज शॉट। तो ह्यूज माने होता है बहुत बड़ा, साइज़ में बहुत बड़ा, या कोई भी चीज़ जो बहुत ज़्यादा मात्रा में, उसे ह्यूज कहते हैं। ह्यूज अमाउंट, भारी मात्रा। कहते हैं ना ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी, भारी मात्रा में पैसा जो है जब्त किया गया ईडी के द्वारा, एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट के द्वारा। ठीक है, तो ह्यूज का मतलब ही बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है, अधिक, विशाल, बहुत बड़ा ये होता है। अब आप चाहे इसे अधिक कहो, विशाल कहो, या बहुत बड़ा कहो, या बहुत अधिक मात्रा कहो, जो भी कहो, आप इसे खर्चीला या अतिव्ययी या फिजूल खर्ची का सिनोनिम नहीं बना सकते। ठीक है, सेकंड आता है प्रोडिगियस। प्रोडिगियस माने भी होता है बहुत बड़ा, अति विशाल। ठीक है, प्रोडिगियस माने भी क्या होता है? बहुत बड़ा या अति विशाल। तो अगर इसका मतलब बहुत बड़ा या अति विशाल है, तो ये ह्यूज का क्या हो गया? सिनोनिम। लेकिन प्रोडिगल का क्या नहीं है? सिनोनिम। कुल मिला के ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी ये आपस में क्या है? एक दूसरे के सिनोनिम तो हैं, लेकिन दोनों के दोनों इसके सिनोनिम नहीं हैं। ठीक है, क्योंकि प्रोडिगियस में भी क्या होता है? बहुत बड़ा, अधिक, विशाल, और इसका मतलब भी होता है अधिक या विशाल। तो ये दोनों ही सिनोनिम नहीं हो सकते थे प्रोडिगल के। इनॉर्मस। इनॉर्मस माने भी होता है आकार में बहुत बड़ा, विशाल। तो कहीं ना कहीं ये तीनों आपस में एक दूसरे के सिनोनिम बने बैठे हैं, लेकिन तीनों में से कोई भी इसका सिनोनिम नहीं है। क्योंकि इनॉर्मस का मतलब भी होता है बहुत बड़ा, विशाल, बहुत अधिक। इसका मतलब भी विशाल, इसका मतलब भी विशाल, बड़ा, इसका मतलब बड़ा, इसका मतलब बड़ा। तो भाई सारे के सारे एक ही मीनिंग दे रहे हैं, लेकिन कोई भी प्रोडिगल का सेम मीनिंग नहीं दे रहा है। अब देखो, एक ही बचता है डी, वेस्टफुल। वेस्ट माने को समझ क्या होता है? वेस्ट माने होता है बर्बाद करना। कहते हैं ना, डोंट वेस्ट मनी, पैसा बर्बाद मत करो। डोंट वेस्ट फूड, खाना बर्बाद मत करो। डोंट वेस्ट टाइम, समय बर्बाद मत करो। एंड लास्ट एंड द मोस्ट, डोंट वेस्ट योर अपॉर्चुनिटीज़, अपने मौक़ों को बर्बाद मत करो। ठीक है, पूरे साल में केवल एक दिन ऐसा होता है जब आप अपने आप को प्रूव कर सकते हो कि आपने 364 दिन जो पढ़ाई करी है वो सही तरीके से करी है, आपकी मेहनत बिल्कुल सही है, आप सही डायरेक्शन में चल रहे हो। ठीक है, तो उस 364 दिन की तपस्या जो होती है, उसका हल जो है, उसका जो परिणाम है, वो एक दिन में आता है जब आपका एग्ज़ाम होता है। और वो भी 1 घंटे के अंदर बस पता लग जाता है बच्चे को ऑनलाइन पेपर देने के बाद ही कि मैं कितना पानी में था, कितना नहीं था। ठीक है ना, तो डोंट वेस्ट योर अपॉर्चुनिटीज़, डोंट वेस्ट योर टाइम, डोंट वेस्ट योर एज। अपनी उम्र, मौके और समय बर्बाद ना करें। ठीक है, लाइफ में जो कुछ भी चाहते हो, पैसा हो, दोस्त हो, या फिर कोई भी एक ऐसा इंसान जिसे आप चाहो कि मेरे जीवन में ये आए, वो सब तभी आएगा, सभी होगा जब आप एक कामयाब और अच्छे इंसान बनोगे। तो सबसे पहले अपने आप को उस चीज़ के लिए तो तैयार करो
जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है आपकी सफलता। ठीक है, तो वेस्टफुल माने भी होता है खर्चीला, अतिव्ययी, और प्रोडिगल माने भी क्या होता है खर्चीला और अतिव्ययी। जब दोनों सेम मीनिंग दे रहे हैं तो मान जाना ऑप्शन नंबर डी सबसे राइट आंसर है। ठीक है, सेकंड देखते हैं इम्पोस्ट। देखो इम्पोस्ट जो है शायद पोस्ट से नज़र आ रहा है, क्या होगा ज़रा आप देखें। आपने कभी पढ़ा है चेक पोस्ट? चेक पोस्ट होता है ना, जब दो स्टेट्स या किसी दो क्षेत्रों के बीच की जो सीमा होती है जहाँ पे पुलिस चेकिंग होती है उसे चेक पोस्ट बोलते हैं। जैसे कि अगर आप ठाकुरद्वारा में हो और आप ठाकुरद्वारा से काशीपुर जाओगे तो जहाँ पे यूपी और उत्तराखंड का बॉर्डर आता है वहाँ पे एक चेक पोस्ट बनी हुई है, पुलिस चेक पोस्ट है ना। ये चेक करने के लिए कि आप इस राज्य से इस राज्य में कुछ ऐसा अनुचित गलत काम तो नहीं कर रहे हो जाके, इसको चेक करने के लिए। तो पोस्ट से ही बनता है ना वो चेक पोस्ट। तो इम्पोस्ट का मतलब क्या होगा? इम्पोस्ट का मतलब होता है आयात कर, आयात कर यानी टैक्स। आयात माने क्या होता है? कोई भी चीज़ इंपोर्ट करना। ठीक है, तो इंपोर्ट ड्यूटी कह सकते हो, इंपोर्ट टैक्स कह सकते हो, आयात कर जिसे कहते हो उसे इम्पोस्ट बोलते हैं, या फिर इसे चुंगी भी कह सकते हो आप। चुंगी कर यानी पोस्ट पे, चुंगी पे जो कर लगता है ना, कोई भी एक जो बॉर्डर होता है उस वहाँ पे जो लगने वाला टैक्स होता है उसको इम्पोस्ट कहते हैं। तो बेसिकली मोटा मोटा इम्पोस्ट का मतलब टैक्स ही होता है, आप समझ लो। अब आपको उसका सिनोनिम ढूंढना है, आंसर तो मैंने पहले बता दिया आपको, लेकिन फिर भी डिस्कशन तो पूरा होना चाहिए ना, इतनी पेशेंस तो रखो बेटा। फर्टिलाइज़र माने क्या होता है? फर्टिलाइज़र माने होता है खाद या उर्वरक, है ना, जो भी मिट्टी के अंदर मिलाई जाती है फसल को अच्छा करने के लिए, चाहे वो यूरिया हो, चाहे वो डाया हो, चाहे वो एनपीके हो, जो भी हो, फर्टिलाइज़र वही होते हैं, है ना। उसके अलावा ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स भी आते हैं जो मतलब उससे बनते हैं कंपोस्ट वगैरह से, केचुआ खाद कह सकते हो, गोबर खाद कह सकते हो जिसे आप। तो ये ऑल दीज टाइप्स ऑफ फर्टिलाइज़र्स होते हैं। फर्टिलाइज़र का मतलब ही क्या होता है? खाद या उर्वरक। यार इम्पोस्ट माने था टैक्स, फर्टिलाइज़र माने खाद, क्या कहीं से सिनोनिम नज़र आ रहा है? नहीं, काट दो। डिस्पैच, कहता है ना मेरा ऑर्डर डिस्पैच हो गया, तो डिस्पैच का मतलब होता है भिजवाना या निकालना। ठीक है, या निपटाना। तो भिजवाना, निकालना, निपटाना, कुछ भी कहो, आप इसे टैक्स का सिनोनिम नहीं बना सकते। पोस्टेज, पोस्टेज जो है ना ये किससे बना है? पोस्ट से बना है। पोस्ट, पोस्ट मतलब किसे कहते हैं? डाक को कहते हैं, है ना। मेरे पास पोस्ट से लेटर आया था, मेरे पास पोस्ट से पैसे आए थे। और याद रखना आपके पास में जो ज्वाइनिंग लेटर आएगा ना वो भी किससे आएगा? पोस्ट के थ्रू आएगा, भारतीय डाक से आएगा। और वो दिन आपके जीवन का सबसे बड़ा और सबसे खुशी का दिन होगा जिस दिन आपके हाथ में आपका ज्वाइनिंग लेटर आएगा। आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते उस दिन का कि आप किस लेवल की खुशी पे होगे और किस लेवल की खुशी आपके घर वालों को होगी। बस वो दिन किसी जन्नत से कम नहीं होगा आपके लिए जिस दिन बाय पोस्ट यानी डाक के द्वारा आपके पास ज्वाइनिंग लेटर आएगा और आप एक सरकारी नौकरी के हकदार हो जाओगे, आपकी एक सरकारी नौकरी लग चुकी होगी। ठीक है, पूरे परिवार का एक अहम हिस्सा बन जाओगे आप, पूरे समाज का एक अहम हिस्सा बन जाओगे आप, और वो इज़्ज़त, वो प्यार, वो सम्मान आपको बहुत मिलेगा। बस आप इस चीज़ के लिए तैयारी करते रहें। ठीक है, तो पोस्टेज माने होता है डाक या फिर डाक टिकट, या फिर पोस्ट करने में या डाक देने में जो टैक्स लगता है उसको भी पोस्टेज कहते हैं। ठीक है, तो पोस्टेज का मतलब रिलेटेड टू कोरियर या कहना चाहिए डाक से हो गया। तो इम्पोस्ट माने क्या था? कर, टैक्स, लेकिन इसका मतलब क्या है? डाक या डाक टिकट। तो ये सिनोनिम तो नहीं हो सकता इसका, तो पोस्टेज भी गया। डिस्पैच माने होता है निकालना या भेजना या निपटाना, ये भी गया। और फर्टिलाइज़र माने खाद, ये भी गया। जब ए गया, बी गया, डी गया, तो मान लो ना सी बचा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी टैक्स। टैक्स का मतलब क्या होता है? कर, या कोई भी जो आप किसी चीज़ पे क्या लगा सकते हैं? शुल्क, जिसे आप कहते हैं ना शुल्क। ठीक है, और इम्पोस्ट का मतलब भी क्या है? टैक्स यानी कर या शुल्क, और इसका मतलब भी क्या है? कर या शुल्क। तो जब दोनों सेम मीनिंग दे रहे हैं तो मरता कहना करता, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर आएगा, बाकी सारे तो गलत जा रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं कोर्स। कोर्स माने बहुत गाढ़ा होता है, कहते हैं। जैसे कि मान के चलो किसी ने ये कहा कि यार ये दूध जो है बहुत ज़्यादा गाढ़ा लग रहा है, इतना गाढ़ा दूध तो आज के ज़माने में आता नहीं है, ये कुछ गड़बड़ सी लग रही है, ज़रूर इसमें मिलावट होगी।
तो क्या कहेगा, दिस मिल्क इज़ एक्चुअली वेरी कोर्स। कोर्स माने गाढ़ा, बहुत गाढ़ी थिक चीज़ जो होती है उसको गाढ़ा उसके कहते हैं। और कोर्स का मतलब कहीं ना कहीं असभ्य भी होता है, मैं आपको बताऊं। एक ऐसा इंसान जो बहुत ज़्यादा, मतलब उसमें सभ्यता है ही नहीं, मुंह खोलेगा तो बदतमीज़ी करेगा, अंट छंट बातें बोलेगा, गाली गलौज करेगा, ऐसा व्यक्ति है ना। इसकी भाषा ऐसी होगी कि बस क्या बताऊं। कुछ लोग होते हैं ना जो कपड़े बहुत अच्छे पहन लेंगे और मतलब ऊपरी दिखावे से शो बहुत अच्छा कर लेते हैं, लेकिन जैसे ही उनकी ज़बान खुलती है तो सामने वाले को ये फील हो जाता है कि यार इसकी बातों से इसके विचारों का पता लग रहा है, और कहीं ना कहीं गलत आदमी के साथ संगति बना ली, गलत गलत हो गया। क्योंकि बोलने से ही इंसान की पहचान हो जाती है, उसकी थिंकिंग की पहचान हो जाती है, ऐसा कुछ नहीं है। तो कॉर्स माने गाढ़ा भी होता है, कॉर्स माने असभ्य भी होता है, अशिष्ट भी होता है, ठीक है। अशिष्ट कह सकते हो आप, असभ्य कह सकते हो आप, या गाढ़ा भी कह सकते हो, जो आपका मन करे वो आप इसे कह सकते हो, है ना। असभ्य भी है इसका मतलब। तो अब देखते हैं सेम मीनिंग कौन दे रहा है इसका। एकेडमिक, एकेडमिक का नाम समझते हैं, जो 12th तक के टीचर्स या कोई पढ़ाई होती है उसको एकेडमिक बोलते हैं। एकेडमिक सेशन, एकेडमिक क्लासेस, है ना। तो एकेडमिक का मतलब हिंदी में होता है या तो विद्वान या शैक्षिक संबंधी, या वैज्ञानिक भी कहते हैं इसे किसी किसी सेंस में। आपको बताऊं मैं, वैज्ञानिक का मतलब यहाँ पे साइंटिस्ट मत समझना, मतलब जिसके पास बहुत नॉलेज है उसे वैज्ञानिक कहा जाएगा। यानी वैज्ञानिक कह लो, या फिर आप इसको विद्वान कह लो, या फिर शिक्षा संबंधी कह लो। तो एकेडमिक का मतलब ही रिलेटेड टू स्टडीज़ एंड रिलेटेड टू कहना चाहिए स्कूल एकेडमिक क्लासेस, उसको पाठ्य से संबंधित है। तो एकेडमिक का मतलब क्या है, या तो विद्वान या फिर वैज्ञानिक, ठीक है। तो और कॉर्स माने क्या था, असभ्य, और ये तो बड़ा विद्वान व्यक्ति है, तो ये तो इसका एंटोनिम नज़र आ रहा है, लेकिन सिनोनिम बिल्कुल नहीं है। ग्रेन, ग्रेन पता है किसे कहते हैं, ग्रेन कहते हैं दाने को, दाना। और बहुत सारे ग्रेन्स को क्या बोलेंगे, दाने। कहते हैं ना वीट ग्रेन्स, यानी गेहूं के दाने, गेहूं की बालियां। राइस ग्रेन, चावल के दाने, है ना। और राइस ग्रेन का मतलब चावल का एक दाना, राइस ग्रेन। तो ग्रेन का मतलब ही क्या होता है, ग्रेन का मतलब होता है दाना, या फिर अनाज, या बीज, बीज छोटा सा बीज, ठीक है, इसे ग्रेन बोलते हैं। अब कॉर्ड्स माने क्या था, असभ्य अशिष्ट, जबकि ग्रेन माने क्या है, दाना। कहीं से कहीं तक लॉजिक लग रहा है आपको इसका सिनोनिम होगा, ये नहीं हो सकता। एकेडमिक गया, ग्रेन गया। ट्रेनिंग देखते हैं, ट्रेनिंग का मतलब क्या होता है बच्चे। ट्रेनिंग का मतलब होता है किसी भी चीज़ का अभ्यास, किसी भी चीज़ का प्रशिक्षण, ठीक है। या फिर किसी भी चीज़ की कह सकते हैं आप रियाज। तो इसे आप प्रशिक्षण कहो, रियाज कहो, या फिर कोई भी एक कहना चाहिए आप इसे अभ्यास कहो, प्रशिक्षण कहो, ये सिनोनिम तो नहीं हो सकता असभ्य या अशिष्ट का। तो अब आप देखो, फोकस करो। ए गया, बी गया, डी गया, मरता क्या ना करता, सी बचा बस। रफ, रफ किसे कहते हैं, वैसे रफ का मतलब उबड़ खाबड़ होता है ना। वेरी रफ रोड, रफ रजिस्टर होता नहीं होता है, जिसमें आप अनशन कुछ भी कैलकुलेशंस करते रहते हो, इतना भी ख्याल नहीं रखते कि पेज कहाँ से कहाँ जा रहा है, फट रहा है या कुछ भी हो रहा है उसका। रफ को तो रफ ही मानते हैं पूरा हम। लेकिन रफ का और मतलब क्या होता है, रफ का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जो अपने आप में कैसा है, असभ्य है, बड़ा जंगली टाइप का व्यक्ति है, अशिष्ट है, तमीज़ नाम की चीज़ नहीं है, इसे बेहद बदतमीज़ इंसान। तो देखो इसका मतलब भी क्या हो रहा है, असभ्य अशिष्ट। कोर्स का मतलब भी क्या है, असभ्य या अशिष्ट। जब दोनों सेम मीनिंग दे रहे हैं तो मान लो ना ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है। 154, ये बहुत इंपॉर्टेंट वोकैब है। देखो एग्जाम में आपसे कभी डायरेक्टली नहीं कहेगा कि सिनोनिम बताओ या एंटोनिम बताओ, क्या कहेगा, बेस्ट ऑपोजिट एंटोनिम को बोलता है, और बेस्ट एक्सप्रेस मीनिंग यानी सिनोनिम को बोलता है। अब ये बेस्ट क्यों कहते हैं वो लोग, क्योंकि आपके पास में हो सकता है एक से ज़्यादा ऑप्शंस ऐसे हों जो लगभग लगभग सेम मीनिंग दे रहे हो, लेकिन अब इन तीनों में भी तुलना करो और चूज़ करो कि सबसे अच्छा कौन होगा, सबसे सूटेबल कौन सा होगा, वही तो बेस्ट माना जाएगा। इसीलिए अब देखो आप इस वाले वोकैब में कितना आपको घुमाया जाएगा। एग्जाम में बच्चा आंसर कैसे लगाएगा, इतना डिटेल में अगर पूछ लिया जाए तब भी मैं आपको बताता हूँ। देखिए फॉर गो, फॉर गो, अब गो से मतलब क्या होता है, गो का मतलब होता है जाना। कहते हैं ना लेट्स गो, चलो चलते हैं। कहते हैं ना गो अहेड, आगे बढ़ो। गेट आउट,
आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ। तो गो का मतलब जाना होता है, और फॉर गो का मतलब क्या हो जाएगा, अरे छोड़ो जाने दो। तो जब आप किसी भी चीज़ को करने से मना कर देते हो, वैन यू डिनाई समथिंग और वैन यू डिक्लाइन टू डू समथिंग, जब आप कुछ भी करने से मना कर देते हो तो उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, फोर गो। मतलब फॉर्मली या कैजुअली, औपचारिक रूप से ऐसे ही बस, अरे कर लेंगे बाद में, छोड़ो अब नहीं कर रहे, बहुत देर हो गई करते करते, बोर हो गए, उसे फोर गो बोलते हैं। तो फोर गो का मतलब हो जाता है किसी भी चीज़ को करने से इनकार करना या उसको छोड़ देना। अब इसका एक मतलब ये निकालना हो जाएगा त्यागना। लेकिन त्यागने का मतलब क्या होता है, त्यागने का मतलब ये होता है कोई चीज़ आपके पास में पहले से थी और अब आपने उसे छोड़ दिया, उसे त्यागना कहते हैं। जैसे किसी ने कह सकते हैं गलत संगत को त्याग दिया, किसी ने आज से और अभी से ही अपनी बुरी आदतों को त्याग दिया, छोड़ दिया मतलब। तो त्यागने का मतलब होता है कोई चीज़ आपके पास पहले से है और अब आपने उसे छोड़ दिया, ये होता है त्यागना। लेकिन फॉरगो का असली सेंस क्या है, और असली सेंस है किसी भी चीज़ को करने से मना कर देना कि अरे छोड़ो नहीं कर रहे, हटाओ। तो आपने त्यागा नहीं है, त्यागते तब जब वो चीज़ आपके पास पहले से होती, आपने सिर्फ इनकार कर दिया। तो फॉरगो का रियल सेंस में मीनिंग जो होता है ना, वो इनकार करना होता है या फिर करने से मना करना होता है। लेकिन जब ज़्यादा पढ़ते उखाड़ी जाती है ना इसकी, तो कहीं ना कहीं इसका मतलब ये भी निकाल लिया जाता है कि अरे चलो त्यागना भी मान लेते हैं, इसका मतलब है क्योंकि आपने करने से त्याग दिया उसे। अब देखो कितना कन्फ्यूज़न होगा, अगर फॉरगो का मतलब मैं त्यागना मानता ना, त्यागना, किसी भी चीज़ को त्यागना, तो रिनाउंस का मतलब भी क्या होता है, त्यागना। डिसोन का मतलब भी क्या होता है, त्यागना। और लीव का मतलब भी क्या होता है, त्यागना। अब बच्चा कन्फ्यूज़ कि भाई आंसर क्या लगाया जाए। तो चलो डिटेल में ना सारे मीनिंग देख लेते हैं, उसके बाद में सही आंसर पता लगेगा आपको। फॉरगो का असली रियल बेसिक मीनिंग क्या है, टू डिनाई, टू डू समथिंग, कि कुछ भी करने से इनकार करना। अब रिनाउंस का मतलब क्या है, त्यागना। चलो जी मान लिया आपकी बात। और फॉरगो का मतलब भी आपने कहीं ना कहीं किसी सेंस में निकाल दिया, त्यागना। तो सर ये तो इसका सिनोनिम है, लेकिन ये इसका सिनोनिम नहीं है। क्यों नहीं है, मैं आपको बताता हूँ। रिनाउंस का जो एक्चुअल मीनिंग है ना, वो किस चीज़ को त्यागने से है। ऐसा नहीं कि किसी काम को करने से मना करना या उस त्यागना है, अपनी राजगद्दी या पद को त्यागने से है। कि साहब आपके पास में जो एक ओहदा था, जो पद था, आपने उसे त्याग दिया और उस पर कोई सी आपने किसी और को बैठा दिया। तो त्याग, रिनाउंस का मतलब त्यागना तो है, लेकिन भाई किस चीज़ को, सिर्फ अपनी राजगद्दी या अपने शासन को। ठीक है। तो यहाँ पे त्यागने का सेंस इस वाले सेंस में नहीं आएगा कि काम को करने से मना करना। इसलिए रिनाउंस तो इसका आंसर नहीं हो सकता, भले ही इसका मतलब त्यागना आ रहा है रिनाउंस का, और इसका मतलब भी त्यागना आ रहा है, लेकिन फिर भी ये इसका सिनोनिम नहीं है, क्योंकि बहुत सारे ऑप्शन अभी सामने रखे हैं, उनको चेक कर लो, क्या पता इनसे भी कोई बेस्ट आ रहा हो। अब डिसओन का मतलब भी क्या होता है, त्यागना। पता ओन माने क्या होता है, ओन माने होता है ग्रहण करके रखना। कहते हैं ना, आई ओन सेवरल कार्स, मेरे पास में बहुत सारी कार हैं। ओन से तो बना ओनर, ओनर का मतलब कौन होता है, मालिक, जिसका कोई मालिकाना हक होता है किसी चीज़ पे। तो ओन से ही बनता है ओनर। कहते हैं ना, आपका ओनर कौन है इस चीज़ का। और डिसओन का मतलब क्या हो जाएगा कि कोई चीज़ आप में थी, आपने उसे छोड़ दिया, आपने उसका त्याग कर दिया। ठीक है। अब डिसओन का मतलब क्या आ रहा है, त्यागना। लेकिन भाई डिटेल में समझ तो लो, किस चीज़ को त्यागना। इसका मतलब क्या था, कुछ काम करने से मना करना, यानी किसी काम को करने के से त्याग देना। ये किसी काम को करने के सेंस में आ रहा था फोरगो। ये डिसोन का मतलब क्या है, कोई भी चीज़ जो आपने ग्रहण करके रखी है उसे छोड़ देना। फॉर एग्जाम्पल आपके पास में पुराने कपड़े थे, आपने उसे त्याग दिया, तो उसे कहेंगे डिसोन। तो ये किसी एक वस्तु के सेंस में आ रहा है, ये किसी चीज़ को करने के सेंस में आ रहा है, दोनों के सेंस ही अलग है। भले ही त्यागना दोनों तरफ आ रहा है, लेकिन भैया किस सेंस में आ रहा है ये तो देख लो। तो डिसओन का मतलब होता है कोई भी चीज़ जो आपके पास थी उसे छोड़ देना। भौतिक चीज़, फिजिकल मटेरियलिस्टिक, है ना, जैसे कार हो गई, बाइक हो गई, घड़ी हो गई, है ना, सब कुछ जो आप मान सकते हो। तो डिसओन का मतलब त्यागना तो है, लेकिन किसी चीज़ को। डिनाउंस का मतलब त्यागना तो है, लेकिन राजगद्दी को। फॉरगो का मतलब त्यागना तो है, लेकिन किसी चीज़ को करने से मना कर देना, इनकार कर देना, उसको करने से त्याग देना कि हटो हम नहीं कर रहे, बहुत हो गया, अब नहीं होगा हमसे। तो सेंस अलग जा रहा है ना सबका, इसलिए रिनाउंस भी नहीं हो सकता, डिसोन भी नहीं हो सकता। एक्यूमुलेट का मतलब क्या होता है, एक्यूमुलेट का मतलब होता है इकट्ठा करना। कहते हैं ना, एक्यूमुलेट सम नॉलेज, कुछ ज्ञान तो इकट्ठा करो। एक्यूमुलेट सम मनी, कुछ पैसा तो इकट्ठा करो। एक्यूमुलेट सम गुड फ्रेंड्स, कुछ अच्छे दोस्त तो कम से कम इकट्ठे करो,
है ना, वरना फालतू की दिखावटी भीड़ तो फेसबुक और व्हाट्सएप पे बहुत है हमारे पास, लेकिन उनमें से कितने दोस्त आपके अपने सच्चे हैं, ज़रा ये पता तो करो। एक्यूमुलेट, इकट्ठा तो करो। तो एक्यूमुलेट का मतलब हो गया इकट्ठा करना, और फॉरगो का मतलब क्या है, किसी काम को करने से इनकार कर देना, त्याग देना। तो भाई कम से कम एक्यूमुलेट तो इसका सिनोनिम नहीं जा रहा है। डिसोन वैसे नहीं जा सकता, रिनाउंस तौबा तौबा नहीं हो सकता। जब ये गया, ये गया, ये गया, तो मरता क्या ना करता। ऑप्शन नंबर सी, लीव को उठा लो। अब जरा लीव का डिटेल में मीनिंग देख लो क्या होता है। लीव का मतलब होता है छोड़ देना। कहते हैं ना लीव यार, लीव आउट, लीव इट यार, लीव इट। लीव इट का मतलब क्या होता है, अरे छोड़ना यार, क्यों तिल का ताड़ कर रहा है, बात को खींचे जा रहा है रबर बैंड की तरफ, छोड़ भी दे बात को यहीं। तो लीव का मतलब एक छुट्टी भी होता है, प्लीज़ गिव मी अ लीव फॉर 2 days। तो एक लीव का मतलब छुट्टी, छुट्टी से भी होता है, छुट्टी लेना, छुट्टी मांगना, है ना, ये भी लीव होता है, छुट्टी मांगना। एक लीव का मतलब छुट्टी भी होता है, कहता है ना आई एम ऑन लीव, सिक लीव, यानी बीमारी की छुट्टी। तो लीव का मतलब छुट्टी भी होता है, लीव का मतलब छुट्टी मांगना भी होता है, और लीव का मतलब छोड़ना भी होता है। ठीक है, आपने मना कर दिया, अरे चलो इससे बात ही नहीं करते, छोड़ो। तो आपने बात करने से इनकार कर दिया कि छोड़ नहीं करते, तो अब यहाँ पे इनकार वाला सेंस आ रहा है लीव में। ठीक है, तो लीव का मतलब त्यागना तो है और इनकार करना भी है, किसी काम को करने से या कुछ करने से। और फॉरगो का मतलब भी क्या था, किसी काम को करने से इनकार कर देना, और लीव का मतलब भी ये आ रहा है इनकार कर देना। तो यही क्या है, इसका सही सिनोनिम है। अब देखो बच्चा कंफ्यूज क्यों होता, क्योंकि रिनाउंस के सेंस में हिंदी में क्या आ रहा है, त्यागना। डिसोन का मतलब भी आ रहा है त्यागना, लीव का मतलब भी आ रहा है त्यागना। सर तीनों के मतलब तो त्यागना आ रहा है, कौन सा आंसर लगा के आए एग्जाम में, कौन सा बेस्ट सिनोनिम है इसका। तो भाई साहब रिनाउंस का मतलब है त्यागना, यानी पद को, राजगद्दी को, शासन को। फॉरगो का मतलब क्या होता है, अरे छोड़ो करना ही नहीं है, करने से इनकार कर देना। तो ये तो राजगद्दी वाले सेंस में आ रहा है, छोड़ दो इसे। डिसोन का मतलब क्या हो जाता है, कोई भी आप पे कोई वस्तु कोई चीज़ है उसे त्याग देना, ये भी छोड़ दो। एक्यूमुलेट माने तो होता है इकट्ठा करना है। लीव माने होता है किसी भी चीज़ को करने से या किसी भी काम को करने से मना कर देना या छोड़ देना, लीव इट यार। तो ये इसका सही आंसर था, लीव। तो आज के लेक्चर का लास्ट, लेकिन इस सीरीज़ का लास्ट नहीं है ये तो लंबी चलती रहेगी, कंटिन्यू रहेगी। आप मेरे साथ जुड़ते रहें, डेली वोकैब सीखते रहें और अपनी इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग करते रहें। रेसिपिएंट, रेसिपिएंट माने होता है प्राप्तकर्ता, ठीक है ना, प्राप्त करता। पाने वाला, प्राप्त करता। तो मतलब लकी रेसिपिएंट मतलब भाग्यशाली प्राप्तकर्ता इस इनाम के, इस लॉटरी के कौन है, ऐसा कहते हैं ना, द लकी रेसिपिएंट ऑफ दिस लॉटरी इज एंथनी भाई। पिक्चर देखी आप लोगों ने, कौन सी, वो माला माल वीकली, कौन सी थी वो, नाम याद नहीं आ रहा मुझे, जिसमें एक लॉटरी निकलती है कि एंथनी भाई की, और बेचारे खुशी के मारे मर जाते हैं, फिर पूरे गांव में उस लॉटरी की मतलब कहना चाहिए चर्चा हो जाती है कि साहब लॉटरी लगी थी, लॉटरी लगी थी इसकी एंथनी की। पूरी कहानी इसके इर्द गिर्द घूमती है, बड़ी सॉफ्ट मेलोडियस मूवी थी वो। तो मैंने तो देखी है, मुझे अच्छी लगी थी, आप लोगों ने भी आई होप देखी होगी। थोड़ी सी कॉमेडी वाली मूवीज़ देख लिया करो, वैसी बहुत टेंशन है लाइफ में, हल्की हो जाएगी, है ना। तो रेसिपिएंट माने होता है प्राप्तकर्ता, पाने वाला, ग्रहण करने वाला। अब इसका सेम बताना है आपको। क्रिएटर्स माने होता है बनाने वाले, निर्माता जैसे कह सकते हैं, जो क्रिएट करते हैं, रचयिता। तो चाहे इसका मतलब आप रचयिता निकालो या फिर निर्माता निकालो, कम से कम प्राप्तकर्ता का सिनोनिम नहीं हो सकता। डोनर किसे कहते हैं, डोनर माने होता है देने वाला। खास करके जो रक्तदान करने वाले होते हैं ना, रक्तदानी, उन्हें कहते हैं ना ब्लड डोनर्स, इन्होंने ब्लड डोनेट किया है। तो डोनर का मतलब होता है देने वाला। भाई रेसिपिएंट का मतलब क्या था, लेने वाला, और डोनर का मतलब क्या है, देने वाला। एंटोनिम नज़र आ रहा है, सिनोनिम तो नहीं है ना, काट दो। अब क्रिएटर माने क्या था, निर्माता, गलत है। डोनर माने क्या था, देने वाला, गलत है। इंस्टिगेटर्स या रिसीवर्स, इंस्टिगेटर्स माने क्या होता है, इंस्टिगेटर माने होता है भड़काने वाला व्यक्ति, नारायण नारायण, है ना, जो आग लगाता है एक दूसरे के बीच में। उकसाने वाला, ऐसे बहुत सारे लोग मिल जाएंगे आपको जो दो लोगों के बीच में कन्फ्यूजन क्रिएट करते रहते हैं। तो ये है उकसाने वाला या भड़काने वाला। रेसिपिएंट का मतलब क्या था, पाने वाला, प्राप्त करता। इसका मतलब क्या है, उकसाने वाला, भड़काने वाला व्यक्ति। कहीं से कहीं तक इसका आंसर ये नहीं जा रहा है। तो ये गया, ये गया, ये गया। जब 3 कट हो चुके हैं तो मरता क्या ना करता। ऑप्शन नंबर सी, रिसीवर इज द राइट आंसर।
रिसीव माने क्या होता है, किसी चीज़ को पाना, और रिसीवर्स किन्हें बोलेंगे, प्राप्त करने वाले को। तो इसका मतलब भी क्या है, प्राप्तकर्ता, इसका मतलब भी क्या है, प्राप्तकर्ता। जब इन दोनों का मतलब प्राप्तकर्ता ही है तो मान लो ना यही सिनोनिम एक दूसरे के, ठीक है। अब 20 मिनट के आसपास, 25 मिनट के आसपास लेक्चर को हो चुके हैं, तो जो पहला वर्ड था वो शायद मेमोरी से निकल चुका होगा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो शुरुआत के लेक्चर्स हैं ना, लेक्चर नंबर 1 2 3 4 5 10 तक के, उसकी वोकैब भी जिस बच्चे ने रिवाइज़ नहीं करी ना वो अब भूल गया होगा। इसलिए कृपया करके आप या तो नोट्स बनाएं या वीडियो को दोबारा देख के रिवाइज़ करें। आपके ही फ़ायदे के लिए बोल रहा हूँ। सिलेक्शन आपको ही लेना है बच्चे, मेहनत भी आपको ही करनी पड़ेगी, और इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। लेकिन वो दिन आपकी ज़िंदगी का सबसे बेस्ट दिन होगा जिस दिन आपके हाथ में ज्वाइनिंग लेटर होगा। वो सपना अगर पूरा करना है तो आज से और अभी से मेहनत करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। और सही दिशा में सही तरीके से मेहनत करना, गलत तरीके से गलत जगह मत करना। पता लगा पढ़ना कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पढ़ कुछ और रहे हो। ग्रामर का कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कौन सा एरर डिटेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, कौन सा क्लोज टेस्ट के लिए इंपॉर्टेंट है, कहाँ से वोकैब आएगी, इंग्लिश के पेपर को कैसे अटैम्प्ट करते हैं, 15 मिनट में एक्यूरेसी के साथ पेपर कैसे अटैम्प्ट होगा, इन सब पर डिस्कस करने के लिए मेरे साथ जुड़े रहें, ठीक है। सब कुछ बताऊँगा आपको धीरे धीरे। तो अब ज़रा पहले वाले क्वेश्चन मतलब वोकैब से स्टार्ट करते हैं। प्रोडिगल, प्रोडिगल माने क्या था, बहुत ज़्यादा खर्च करने वाला। ह्यूज माने तो बहुत बड़ा था, ये हो नहीं सकता था। एनॉर्मस माने बहुत बड़ा, ये नहीं हो सकता था। वेस्टफुल या प्रोडिगियस, प्रोडिगियस माने क्या था, बहुत अधिक या विशाल, ये भी नहीं हो सकता। हाँ, वेस्टफुल माने था फिजूल खर्ची, और प्रोडिगल माने फिजूल खर्ची, तो ये इसका सही आंसर था। इम्पोस्ट माने था टैक्स या कर। फर्टिलाइज़र माने खाद। डिस्पैच माने निकालना या निपटाना या भिजवाना। टैक्स माने कर, और पोस्टेज माने डाक टिकट। डाक टिकट आंसर नहीं हो सकता, निकालना भिजवाना नहीं हो सकता, खाद नहीं हो सकता। टैक्स माने होता है कर, और इम्पोस्ट माने कर, यही सही आंसर था, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। कोऑर्ड्स माने कौन था, असभ्य, घटिया, अशिष्ट व्यक्ति। एकेडमिक माने विद्वान व्यक्ति। ग्रेन माने दाना। ट्रेनिंग माने प्रशिक्षण। तीनों कट गए, आ ही नहीं सकते। क्या बचा, रफ, रफ माने क्या, घटिया व्यक्ति, यही सही आंसर हो गया। फॉरगो माने करने से मना कर देना या छोड़ देना, यानी त्यागना। रिनाउंस माने राजगद्दी त्यागना, नहीं आ सकता। डिसोन किसी चीज़ को त्याग देना, नहीं आ सकता। एक्यूमुलेट माने इकट्ठा करना, नहीं आ सकता। लीव माने होता है किसी चीज़ को करने से मना कर देना या छोड़ देना, ये सही आंसर है। रेसिपिएंट मान होता है प्राप्तकर्ता। क्रिएटर मान होता है निर्माता, नहीं आ सकता। डोनर मान होता है देने वाला, उल्टा इसका नहीं आ सकता। इंस्टिगेटर्स भड़काने वाला, उकसाने वाला, नहीं आ सकता। रिसीवर्स प्राप्त करने वाला, प्राप्तकर्ता, तो यही क्या है, इसका सही आंसर है। अब जितने वर्ड्स आपने यहाँ सीखे हैं उनके हिंदी मीनिंग तो देख लो आप। प्रोडिगल माने क्या था, बहुत खर्चीला, ठीक है। प्रोडिगल माने क्या है, खर्चीला। ह्यूज माने विशाल। प्रोडिगियस माने अधिक, अति विशाल। और इनॉर्मस माने भी विशाल। वेस्टफुल माने होता है फिजूल खर्ची, और यही इसका सही आंसर था। नेक्स्ट हमारे पास में था इम्पोस्ट। इम्पोस्ट माने क्या था, आयात कर या चुंगी कर। पाखंड को भी कहते हैं इम्पोस्ट वैसे। अच्छा, फर्टिलाइजर माने क्या था, उर्वरक या खाद। डिस्पैच माने भिजवाना, अदा करना या निपटाना। कहते हैं ना ऑर्डर डिस्पैच हो गया अमेजोन से। टैक्स माने क्या होता है, कर, राजस्व या चुंगी। अब इम्पोस्ट माने भी क्या है, देखो कर, और टैक्स माने भी क्या है, कर, यही तो सिनोनिम है इसका। पोस्टेज माने क्या था, डाक टिकट या डाक खर्च, ठीक है। नेक्स्ट था कोर्स। कोर्स माने क्या है, या तो गाढ़ा, या तो गाढ़ा है, या अशिष्ट, असभ्य, घटिया है। एकेडमिक माने तो बहुत विद्वान है, शिक्षण है। ग्रीन माने क्या है, दाना या अनाज। रफ माने क्या है, असभ्य या अशिष्ट। यही तो सिनोनिम है इसका, असभ्य अशिष्ट का, यानी कोर्स का सिनोनिम क्या है, रफ। ट्रेनिंग माने क्या है, अभ्यास, प्रशिक्षण, रियाज। फॉरगो माने क्या है, काम को करने से त्याग देना, कि छोड़ हटो कर ही नहीं रहे हैं, करने से मना कर देना। रिनाउंस माने क्या है, राजपद को त्यागना। डिसोन माने क्या है, किसी भौतिक वस्तु को त्यागना। लीव माने क्या है, काम को करने से इनकार कर देना या छोड़ देना, या छुट्टी को भी कहते हैं, तो यही तो सिनोनिम है फॉरगो का, लीव। एक्यूमुलेट माने क्या है, एकत्र करना, इकट्ठा करना, तो ये नहीं हो सकता था सिनोनिम। नेक्स्ट हमने देखा हमारे पास में वर्ड था रेसिपिएंट। रेसिपिएंट माने क्या था, प्राप्त करता, ठीक है। तो क्रिएटर माने तो निर्माता है, ये सिनोनिम नहीं हो सकता था। डोनर माने तो दानी है, रक्तदानी, ये नहीं हो सकता था। रिसीवर माने प्राप्त करता है, तो ये इसका आंसर था। और इंस्टिगेटर्स माने क्या है, एक ऐसा इंसान जो बहुत एक्सपर्ट है किस काम में, भड़काने में, यानी भड़काने वाला, उकसाने वाला, इंस्टिगेटर, ये भी सिनोनिम नहीं हो सकता था। सिनोनिम क्या था, रिसीवर्स, ठीक है। तो जितने भी वर्ड्स थे
वो हमने डिस्कस करे। प्रोडिगल खर्चीला यानी वेस्टफुल, इम्पोज यानी टैक्स यानी टैक्स, कोर्स माने असभ्य यानी रफ, फॉरगो माने काम करने से इनकार कर देना यानी लीव, और रेसिपिएंट माने प्राप्तकर्ता यानी रिसीवर्स। ठीक है, तो ये आज की लेक्चर सीरीज़ को हमने डिस्कस करा, उसके हिंदी वर्ड मीनिंग भी सीखे और रिवीजन भी कर लिया। इसी तरीके से हम डेली वोकैब को पढ़ते हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इससे बहुत फ़ायदा मिल रहा होगा और कहीं ना कहीं आपके एग्ज़ाम्स के लिए आप अच्छी सी ट्रेनिंग अपनी तैयारी कर रहे हो, इतना भरोसा मैं आपको दिला सकता हूँ। अभी धीरे धीरे जब हम अपने लेवल को बढ़ाएंगे ना और ग्रामर के पोर्शंस को कवर करेंगे, एरर डिटेक्शन के, वॉइस नरेशन के या फिर क्लोज टेस्ट वगैरह के, तो आप देखना कॉन्फिडेंस आपका वैसे ही बढ़ता चला जाएगा। आशा करता हूँ लेक्चर आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक वीडियो को शेयर करें। आज के लिए इतने बच्चों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।